ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। मेरे पास ओ लेवल कंप्यूटर साइंसेस के अंदर चैप्टर 8 है जो हम पहले डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 8 के बाद फिर डेफिनेटली हम आगे आगे मूव होते रहेंगे। तो बिफोर इनिशिएटिंग दिस, द फर्स्ट टाइटल दैट इज ऑफ योर बेसिक डाटा टाइप्स। डू यू हैव एनी आइडिया कि मेरे पास कंप्यूटर के अंदर डेटा टाइप्स क्यों होती हैं, मुझे क्या ज़रूरत है इनकी? एनी गेसेस? पता नहीं है। आई कैन नॉट हियर यू। बेटा, यू आर नॉट ऑडिबल। कैन यू हियर मी? ठीक है। हेलो। जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज़। ओ सॉरी। जी सर, मुझे नहीं पता। बेटा देखो, हम आज की क्लास के अंदर ओ लेवल कंप्यूटर साइंस P2 स्टार्ट कर रहे हैं। सही। और P2 आपके पास जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट है आपकी सोलली प्रोग्रामिंग के ऊपर। अब पहली बात तो ये कि जब भी हमें प्रोग्राम बनाना होता है, वो हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास सबसे पहले होता है कि एक प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। जी। जैसे कि मेरे पास जो चैप्टर नंबर 7 है मेरे पास, एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले, डू यू हैव एनी आइडिया दैट व्हाट इज एन एल्गोरिथम? प्रोग्राम। बेटा, दिस इज अ प्रोग्राम बट नॉट एग्जैक्टली अ प्रोग्राम। मतलब कैन यू डिफाइन मी कि एक एल्गोरिथम क्या होता है? प्रोग्राम को जो रन करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एल्गोरिथम के बारे में एक चार्ट बनाऊं, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि एल्गोरिथम, आपने मुझे कहा कि सर एक प्रोग्राम होता है उसको रन करना होता है। अच्छा ठीक, एनीथिंग एल्स? नो। एनी प्रोग्राम दैट रन्स इन अ लूप, आपने ये कहा है अभी। अच्छा, मुझे बताओ कि एल्गोरिथम की ज़रूरत क्या है मुझे, मैं क्यों बनाना चाहता हूँ? ताकि प्रोग्राम बन जाए। ताकि प्रोग्राम बन जाए। बेटा देखो, हमारे पास हमेशा से दो अप्रोचेज होती हैं। एक अप्रोच आपके पास ये होती है कि आप अपना जितना भी काम है वो सारा कंप्यूटर बेस्ड करो। और एक अप्रोच आपके पास ये होती है कि आप अपना सारा काम जो है वो ह्यूमन बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हुए करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं अपना सारा काम लेट्स से ह्यूमंस के ऊपर जो है वो फोकस रख के करता हूँ, तो इसमें मेरे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास काम मेरा हमेशा से एक्यूरेट नहीं होता। ह्यूमंस जो है बेटा वो 24 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। मेरे पास यहाँ पे मिस्टेक का चांस हो सकता है। अगर मैं ह्यूमन को अपने पास एम्प्लॉय कर रहा हूँ तो मुझे उसकी वेजेस, मुझे उसकी सैलरीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, वो भी मुझे पे करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ मुझे अपनी वर्किंग कंडीशंस को भी मैनेज करने की ज़रूरत है कि मेरा जो एनवायरनमेंट है ऑफिस का वो किस तरह से है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं अपने पास किसी कंप्यूटर की बात करूं, या मैं आपसे ये कहूं कि यार आपने जो है अपने एक कंप्यूटर के ऊपर एक एल्गोरिथम बना लिया है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे पास एक एल्गोरिथम होता क्या है। तो पहली बात तो है कि द बेसिक डेफिनेशन इज दैट एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टेकन in order to solve a problem।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आपके पास कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑफिस के अंदर काम करते हैं, और उस ऑफिस के अंदर यू वांट टू कैलकुलेट के आपके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, वो कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो आपके पास टाइम पे आ जाते हैं, और कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो टाइम पे नहीं आते। तो आपके पास एक अप्रोच इसके अंदर तो ये हो सकती है कि आपने वहां पे जो है किसी एक ह्यूमन को एम्प्लॉय कर दिया। अब अगर ह्यूमन को वहां पे एम्प्लॉय कर दिया, जो आपके पास ज्यादा वॉचमैन चल रहा है, वो चेक कर रहा है कि कौन सा एम्प्लॉय कब आ रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कब नहीं आ रहा। सो डू यू थिंक दिस इज एन एफिशिएंट अप्रोच? नो, व्हाई इज दैट? क्योंकि वो मिस भी कर सकता है एक या दो लोगों को। मिस भी कर सकता वो है, एरर्स भी आ सकते हैं, वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से कैन यू सी दैट मेरे पास परफेक्शन नहीं है। तो फिर मैं अपने पास क्या करूंगा, मैं किसकी हेल्प लूंगा? मैं हेल्प लूंगा एक एल्गोरिथम की। मैं जाऊंगा किसी डेवलपर के पास और मैं उससे कहूंगा कि मुझे एक ऐसा एल्गोरिथम बना के दो जो मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे विद द हेल्प ऑफ अ बायोमेट्रिक और विद द हेल्प ऑफ फेस रिकॉग्निशन या किसी भी सिस्टम से। अब एल्गोरिथम का बेसिक मकसद क्या है कि ये एक ऐसे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि यार हम लोग स्कूल में काम करते हैं, तो पहले स्कूल में 1 क्लास आती है, फिर 2 क्लास आती है, फिर 3 आती है, फिर 4 आती है। तो यू कैन सी दैट दीज आर सम नंबर ऑफ स्टेजेस, दीज आर सम नंबर ऑफ लेवल्स। मतलब इट्स लाइक एन एग्जांपल ऑफ स्टेयर्स, जो स्टेयर्स आपके पास इस तरीके से चल रही हैं। तो ये आपके पास मतलब एक एल्गोरिथम है। लेकिन अगर मैं इस ही करंट सिनेरियो को या इसी करंट नंबर ऑफ स्टेजेस को मैं ग्रुप करके बार बार उसको किसी एक लूप पे चलाऊं, या उसको चलाने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है, तो वो एक एल्गोरिथम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या किया कि मैंने जो है एक प्रोग्राम बनाया, मैंने कोडिंग करना शुरू कर दी। मैंने कहा कि जितने भी एम्प्लॉयज मेरे ऑफिस के अंदर आएंगे, वो सबसे पहले अपना फेस टाइम लगाएंगे, बायोमेट्रिक लगाएंगे, और अटेंडेंस अपडेट हो जाएगी। तो इससे बेटा क्या हो गया, मेरे पास मेरा चेक एंड बैलेंस अपडेट हो गया। मुझे किसी भी वॉचमैन को वहां रखने की जरूरत नहीं है, सैलरी देने की जरूरत नहीं है। पूरा जो केस है वो मेरे पास कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं ना, मेरा सिस्टम और मेरी मशीन तो चल रही है। मैंने अपनी मशीन को बता दिया कि यार ये नंबर ऑफ स्टेप्स है। क्या नंबर ऑफ स्टेप्स है? तुमने बायोमेट्रिक लेना है या फेस रिकॉग्निशन लेना है, या तुमने टाइम लगा देना है, और तुमने इसी को बार बार चलाना है जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ये आपके पास क्या है बेटा? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिथम। सो व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम इज an approach. It is a way that helps you to solve your problem. It is a sequence of steps that is required to solve a problem. This is why I need an algorithm. I need an algorithm because it makes it perfect. I need an algorithm because it works with accuracy. I need an algorithm because it is quite efficient as well. तो आपको सबसे पहली चीज समझ आ गई यहाँ पे कि ये एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? जी। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्गोरिथम्स क्या हैं, आप मुझे बोलोगे सर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके। अच्छा, अब बेटा मुझे एक एल्गोरिथम बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? मतलब इज इट समथिंग लाइक के मतलब सेकेंडों मिनटों में काम हो जाएगा, या इसका भी एक प्रोसेस होगा? प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोग्रामिंग। मैं बताता हूँ। अच्छा, मुझे बताओगे अभी तक जो मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट लेना है या ये मिटा दूं? मिटा दें। ओके। अब मेरे पास चैप्टर नंबर 7 है, और चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट टाइटल है जो हमें अभी सीखना है, वो आपके पास है 7.1। और 7.1 का नाम है आपके पास प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
अब बेटा प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के आपके पास सारे स्टेजेस हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अब आपसे कोई ये कहता है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है या आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल से हमेशा इस बात को याद रखो कि लाइफ साइकिल आपके पास एक ऐसा साइकिल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमंस की एग्जांपल देता हूँ। तो ह्यूमंस की एग्जांपल के अंदर यू नो दैट वी आर बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड, उसके बाद वी गो ऑन टू आवर स्कूल, देन वी गो ऑन टू आवर कॉलेज, वी गो ऑन टू आवर यूनिवर्सिटी, फिर हम जॉब पे जाते हैं, फिर हमारे एक एक जिंदगी का एक साइकिल है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करूं तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैंने ये कहा कि यार एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम बनाना है तो मिनटों या सेकंडों के अंदर वो सॉफ्टवेयर बन गया, लाइक बूम फौरन से वो सॉफ्टवेयर बन गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर एक सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे बहुत लंबी मेहनत होती है, एक एक प्रॉपर साइकिल होता है, एक प्रॉपर चेन होती है जो आपके पास चल रही होती है। अब बेटा आपके पास प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो सबसे पहला स्टेज है आपके पास वो होता है एनालिसिस। अब कैन यू एक्सप्लेन मी दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड एनालिसिस। किसी चीज को एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल। प्रॉब्लम। यस, गुड। फॉर एग्जांपल आप अक्टूबर नवंबर 2024 में पेपर दे रही हो, पेपर देने से पहले आपने जून के अंदर क्या एनालाइज किया कि सर मेरी तैयारी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, राइट। ये क्या है आपके जी। एनालिसिस। एनालिसिस का बेटा क्या मतलब है कि बिफोर एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इट फर्स्ट नीड्स टू बी सेट आउट। इससे पहले कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उस प्रॉब्लम को आप प्रॉपरली डिफाइन करो ताकि उसका सॉल्यूशन आपके पास आ सके। बिफोर एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इट नीड्स टू बी क्लियरली डिफाइंड। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम भी हमें समझना है, जब भी तो हम उसका कोड लिखेंगे। जी। बिफोर एनी प्रॉब्लम इज सॉल्व, सबसे पहला काम क्या करना है, प्रॉब्लम को हमें समझना है। इट नीड्स टू बी क्लियरली डिफाइंड, इट्स नीड्स टू बी क्लियरली अंडरस्टैंड। अगर प्रॉब्लम समझेंगे नहीं या हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कोई रास्ता नहीं होगा तो वी विल एंड अप, मतलब इट्स लाइक रनिंग ऑन अ रोड दैट हैज नो डेस्टिनेशन, हम बस चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। तो बेटा एनालिसिस के अंदर हमें सबसे पहले ये एनालिसिस करना होता है कि जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसके पैरामीटर्स क्या हैं, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अब एनालिसिस के अंदर आपके पास जो है वो दो कैटेगरीज यूज होती हैं, और उन दो कैटेगरीज का एक का नाम आपके पास है एब्स्ट्रैक्शन, और जो आपके पास दूसरी कैटेगरी है उसका नाम है आपके पास डिकॉम्पोजिशन। डू यू रिमेम्बर अबाउट दिस। नो। बेटा अब अगर मैं आपसे एब्स्ट्रैक्शन की बात करता हूँ तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि फोकसिंग ऑन ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड। मतलब ये कि जो भी चीज आपके पास इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेगा, दैट्स इट। और उससे हटके कोई भी ऐसी ऐसी चीज के हम उसमें नहीं जाएंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो। सो एब्स्ट्रैक्शन इज फोकसिंग ऑन ओनली व्हाट इज इम्पोर्टेंट और कीपिंग द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन, या हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि डिस्कार्डिंग एनी अननेसेसरी डिटेल्स। किसी भी किस्म की अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जिसकी जरूरत नहीं है वो मैंने एलिमिनेट कर दी। अब एब्स्ट्रैक्शन की एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर ट्रेवलिंग इन कराची फ्रॉम शारा फैसल टू डिफेंस। whenever you are traveling from Shara Faisal to Defense, do you stop on each and every restaurant that comes into between of your journey, or you just नो। directly focus on your destination? डायरेक्टली फोकस ऑन द That डेस्टिनेशन। means that you have eliminated the unnecessary information। अब इस रास्ते के अंदर कौन से रोड, कौन सी गाड़ियां, कौन से पंप, कौन सी चीजें आ रही हैं, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, राइट। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस किस चीज पर है, आपका इस चीज पर है कि आपने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। मतलब ये कि आपने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको एलिमिनेट कर दिया, सॉरी जो आई मीन जो नॉट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको एलिमिनेट कर दिया, राइट। दिस इज योर जी। एब्स्ट्रैक्शन।
जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ अपना सिलेबस का कंटेंट पढ़ रहे हैं जो हमारे पास एग्जाम में आता है। मैं कोई ऐसी बात ये नहीं करता जो एक्स्ट्रा हो या जो सिलेबस से बाहर हो। दिस इज योर एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन के बेटा बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? एनी आइडिया? टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। टाइम आपका सेव हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, चीजें सिंपलर हो रही हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बहुत सारा कंटेंट नहीं है तो इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जी। इसके बाद चलते हैं डिकॉम्पोजिशन पर। अब डिकॉम्पोजिशन क्या है बेटा? डिकॉम्पोजिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल और मोर मैनेजेबल पार्ट्स। मकसद ये एक प्रॉब्लम है, उस एक प्रॉब्लम को जब मैं काफी सारे हिस्सों में ब्रेक डाउन करके काम करना शुरू करता हूं तो वो मेरे लिए आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें आज की क्लास से ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 2 पढ़ना है, लेकिन इटसेल्फ ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 2 क्या है? बहुत बड़ा सिलेबस है। अब बेटा P2 को अगर मैं ब्रेक कर दूं चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर्स को मैं ब्रेक कर दूं कंटेंट्स के अंदर, कंटेंट्स को मैं ब्रेक कर दूं हेडिंग्स के अंदर, तो इज इट गोइंग टू बिकम इजी फॉर यू? यस इट इज, यस। बिकॉज यू आर अप्लाइंग द प्रोसेस ऑफ डिकॉम्पोजिशन। एंड डिकॉम्पोजिशन में क्या होता है? आपने उसको बहुत सारे स्मॉल एरियाज में तोड़ दिया ताकि आपका वो सॉल्यूशन आसानी से बन सके। मतलब डोंट यू थिंक दैट इट बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स? अगर किसी भी चीज के बारे में मतलब मैं ये बोलूँ कि यार ये बस मुझे करनी है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने लगती है अनटिल एंड अनलेस मैं उसको काफी सारे छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे टाइनी स्टेजेस में मैं करूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये आपसे कहूँ कि यार अक्टूबर नवंबर में मेरा पेपर है और मैं एक महीना पहले पढ़ना शुरू करूँ, कंपेरेटिवली मैं आपको रोज पढ़ाऊँ, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल थोड़ी थोड़ी चीजें रोज बताता जाऊँ। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हर चीज को तोड़ के आराम से सीख के, तो इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर मी। दिस इज टू बी नोन एज योर डिकम्पोजिशन। और एनालिसिस के अंदर ये दोनों कैटेगरीज हैं जो इसी का पार्ट है जो हम यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, इसके बाद अच्छा कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम। ओके। मेरे पास सेकंड एरिया है डिजाइन। अच्छा, अब एक एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को बेटा डिजाइन करने के कितने तरीके होते हैं? तो सब आप एक एल्गोरिथम है, एक इस एल्गोरिथम को आप डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट्स, और विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। ये तीन आपके पास कैटेगरीज होती हैं। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड सूडो कोड? पता नहीं, सूडो कोड एल्गोरिथम की टाइप है। बेटा अच्छा, ये पता है एल्गोरिथम क्या है? जी। क्या होता है? um, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जी राइट? सीक्वेंस ऑफ जी जी। स्टेप्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सर डेफिनेशन भी याद करनी है? बेटा इस दफा आपने ऐसे पढ़ना है कि मैं जो जो बताता जा रहा हूँ वो तुम्हें याद हो। ऐसा ना हो कि मैं एक महीने बाद पूछूं तुम भूली भी हो। जी। इसी वजह से मैं बिल्कुल फ्रेश पढ़ा रहा हूँ, अब इस दफा भूलना नहीं प्लीज। स्टेप्स, ओके ओके। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं अपने एल्गोरिथम की। अब देखो, अगर तुम्हारे पास एक एल्गोरिथम है तो उस एल्गोरिथम को मैं डिजाइन कर सकता हूँ डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि मेरी डेवलपर्स की टीम को समझ आनी चाहिए, या मैं जिस भी फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार ये सूडो कोड क्या है, तो बेसिकली सूडो कोड एक एल्गोरिथम नहीं है। मतलब सूडो कोड आपके पास एक
लैंग्वेज है जो यूजर फ्रेंडली है। मतलब ये एक ऐसा कोड नहीं है जिसको आप रन कर सको, ये सिर्फ एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है जिससे आप अपने कोड के कंटेक्स्ट को, आप अपने कोड के सिंटैक्स को, वो किस तरह से काम कर रहा है वो समझ सकते हो। मतलब सूडो कोड इज बेसिकली अ वे टू डिफाइन दैट हाउ यू आर राइटिंग योर एल्गोरिथम। मतलब कि या आपके पास जो है एक वो नहीं है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ शोइंग एन एल्गोरिथम कि आपके एल्गोरिथम के अंदर हो क्या रहा है। और बेटा सूडो कोड के अंदर हम मोस्टली यूज करते हैं सारे इंग्लिश के वर्ड्स और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज। तो जब इंग्लिश के वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज आते हैं तो पढ़ने के लिए हमें आसान हो जाता है, समझने के लिए भी आसान हो जाता है कि प्रोसेस क्या हो रहा है, क्योंकि इनपुट आउटपुट प्रोसेस होगा तो इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर मी। लेकिन अगर मैं किसी भी एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखता हूँ तो वो तुम्हारे पास होगी तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बेटा वो होते हैं जो आपके पास सारी प्रोग्रामिंग की कोड वो आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास सी शार्प हो गया, पाइथन हो गया, तो ये सब आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में आ जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आपके पास वो होती हैं जो आपके सिर्फ प्रोग्रामर को समझ आती हैं। मतलब कंप्यूटर को समझ, कन्वर्जन के बाद समझ आती हैं, कंप्यूटर के लिए इतना ज़्यादा इजी नहीं है। अब पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, विजुअल बेसिक्स हो गया, सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। सूडो कोड में क्यों यूज़ करता हूँ, एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, समझाने के लिए आसान होता है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है स्ट्रक्चर चार्ट की। अब बेटा स्ट्रक्चर चार्ट आपके पास क्या होता है, और स्ट्रक्चर चार्ट को हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। आपके पास आपके सामने एक स्ट्रक्चर चार्ट बना हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर चार्ट को हम डिफरेंट नेम से भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर चार्ट को बेटा टॉप डाउन डिजाइन का नाम भी दिया गया है कि ये एक टॉप डाउन डिजाइन है। और आपके पास जो स्ट्रक्चर चार्ट है वो एक हायरकी को रिप्रेजेंट करता है। हायरकी मकसद ये कि विच वन इज हायर इन ऑर्डर। मतलब यू कैन सी दैट दिस इज अ सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, फिर ये सिस्टम का पार्ट है, सब सिस्टम वन, सब सिस्टम टू, सब सिस्टम थ्री, और ये मजीद इसके पार्ट्स जो है वो ब्रेक हो गए। स्ट्रक्चर चार्ट जब यूज होते हैं जब आप अपने बेसिक प्रोग्राम को मजीद डिफरेंट एरियाज के अंदर या मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक कर देते हो ताकि आपको वो समझ आए। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर चार्ट। अच्छा, अभी तक एल्गोरिथम, सूडो कोड, स्ट्रक्चर चार्ट या हाई लेवल लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन है? नहीं। इसके बाद बेटा लास्ट तुम्हारे पास आता है फ्लो चार्ट। और अगर मैं फ्लो चार्ट की बात तुमसे करूं तो फ्लो चार्ट तुम्हारे पास कहलाता है तुम्हारा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, या आप अपने पास कह लो आपकी डायग्राम्स हो गई, आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपकी ड्राइंग हो गई, आपका जो भी प्रोग्राम है उसका प्रोसेस क्या है, उसका फ्लो क्या है, कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है, ये सब आपके पास जो है फ्लो चार्ट्स के अंदर आता है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, बट फॉर नाउ आपको चैप्टर नंबर 7.1 के दोनों स्टेजेस क्लियर हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन है? जी सर, सूडो कोड के अलावा बाकी दो क्यों यूज करते हैं हम? बेटा स्ट्रक्चर चार्ट आपके पास इस वजह से यूज होते हैं ताकि आप अपने मॉड्यूल को काफी सारे एरियाज के अंदर ब्रेक कर सको। ये रहा स्ट्रक्चर चार्ट, एक सिस्टम तक कितने सारों में ब्रेक हो गया, सब सिस्टम वन, सब सिस्टम टू, सब सिस्टम थ्री, ये 1.1 1.1 के अंदर ब्रेक हो गया। इसकी एग्जांपल ये रही। तो मैं कौन सी एप्लीकेशन बनानी है यहाँ पे, एक अलार्म एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। अलार्म एप्लीकेशन के अंदर फंक्शंस कितने सारे हैं, अलार्म को सेट करो, अलार्म को चेक करो, अलार्म को साउंड करो, सेट भी करो, अगर करना है तो सेट टाइम करो, टर्न अलार्म ऑन एंड ऑफ, चेक करना है तो चेक में कोई फंक्शन नहीं है, साउंड करना है तो साउंड ऑफ भी होगा, रीसेट भी होगा, प्ले भी होगा। तो जब बहुत सारे फंक्शंस मैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर कोलैबोरेट करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो हमारी अपनी चॉइस होती है, हम तीनों में से कोई से भी यूज करें? बेटा ये आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ प्रोग्रामर और आप अपनी टीम को जाके बताना चाहते हो कि यार मैंने अपना पूरा कोड बनाया है, तो अगर तुमने कोड बनाया है, तुम्हें कोड दिखाना है, तो तुम सूडो कोड उनके पास लेके जाओगी। अगर तुम्हें उन्हें डायग्राम में दिखाना है कि सर मैं ये सारे ऑप्शन ऐड करूंगी, तो फिर तुम यूज करोगी फ्लो चार्ट। लेकिन अगर तुम्हें उसका फ्लो भी दिखाना है, तुमने ये भी दिखाना है कि कौन सा प्रोसेस कैसे, कौन सा कहाँ से कंप्लीट हो रहा है, तो फिर तुम फ्लो चार्ट बनाओ। क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा आसान है।
मतलब हमें आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे जा रहा है, कौन से टास्क आपके पास कहाँ पे प्रोसेस हो रहे हैं। स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर आप सिर्फ मॉड्यूल दिखाते हो, आप उनकी वर्किंग नहीं दिखाते। फ्लो चार्ट के अंदर वो भी आ जाता है, आपका पूरा प्रोसेस आ जाता है, इनपुट आ जाता है, आउटपुट आ जाता है, मतलब कौन सी चीजें मैं वैल्यूज जो है वो दे रहा हूँ, क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है, कौन सी प्रोसेसिंग हो रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नो। यहाँ तक क्लियर है? जी जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मेरे पास बेटा पीडीएलसी का जो तीसरा स्टेज है डिजाइन के बाद, वो आपके पास है कोडिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग। तीसरा स्टेज भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके पास है कोडिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग। और कोडिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग के अंदर आपका जब भी एक प्रोग्राम बन गया, आपके प्रोग्राम का एक मॉड्यूल बन गया, अब आप अपने उस मॉड्यूल को बार बार टेस्ट कर रहे हो, ये चेक करने के लिए कि जो आपका मॉड्यूल बना है क्या वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। इसके अंदर हम यूज करते हैं आइटरेटिव टेस्टिंग के वर्ड को। आइटरेटिव टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपका मॉड्यूल जो है वो बार बार टेस्ट हो रहा है, एडिट हो रहा है, अमेंड हो रहा है, और जब तक टेस्टिंग होती रहती है जब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद फोर्थ एरिया मेरे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज द फाइनल टेस्टिंग स्टेज। और टेस्टिंग स्टेज के अंदर व्हेन ऑल ऑफ योर प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, तो आपके प्रोग्राम को डिफरेंट वेज के थ्रू टेस्ट किया जाता है कि वो सही चल रहा है या नहीं। तो मुझे इस जी आइटरेटिव टेस्टिंग और फाइनल टेस्टिंग में क्या फर्क है? बेटा, आइटरेटिव टेस्टिंग के अंदर आपके पास आपके हर एक मॉड्यूल को सेपरेटली टेस्ट किया जाता है और अमेंड भी किया जाता है। आपके हर एक मॉड्यूल को अलहदा से सेपरेटली टेस्ट भी किया जाता है और एडिट भी किया जाता है। और फाइनल टेस्टिंग में होता यह है कि आप उसको कंप्लीटली पूरे प्रोग्राम को एक साथ टेस्ट करते हो। आप उसमें अपनी वैल्यूज हम्म। ऐड करते हो, चेक करते हो कि वो आपके पास सही चल रहा है या नहीं। दिस इज द वन फॉर योर फाइनल टेस्टिंग। टेस्टिंग में काफी सारे टेस्ट के थ्रू वो चलता है। अब वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं हम वो आगे चलेंगे, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मगर फॉर नाउ तुम सिर्फ ये समझो कि आइटरेटिव टेस्टिंग ये है कि मैंने अलार्म का फंक्शन, अलार्म ऐप बनाई मैंने, और अलार्म ऐप के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन सबसे पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अलार्म चल रहा है या नहीं, मतलब रिंग अलार्म हो रहा है या नहीं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखो कि अगर अलार्म तुम्हारे पास रिंग हो रहा है तो बेटा वो अलार्म ऑफ भी होगा, दोबारा से सेट भी होगा। तो मुख्तलिफ मॉड्यूल जो है तुम्हारे पास आ रहे हैं, लेकिन जब मैं इनको अलहदा सेपरेटली टेस्ट करूंगा तो वो आइटरेटिव टेस्टिंग है। लेकिन जब मैं उस पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करूंगा अलग अलग वैल्यू से टेस्ट से, तो फिर वो आपके पास आएगी फाइनल टेस्टिंग। इसकी एक मिसाल हम यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये आपने पूरा प्रोग्राम बनाया, और पूरे प्रोग्राम को बनाने के बाद सबसे पहले जो है वो आपने अलार्म ऐप बनाया। अलार्म ऐप के साथ आपने सेट अलार्म किया। अगर आपने ये किया, अब आपका सबसे पहले आइटरेटिव टेस्टिंग में ये चेक करोगे कि सेट टाइम क्या है, टाइम सेट कर रहा है या नहीं। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, बार बार चेक करोगे। इस सेट अलार्म को उसके साथ कनेक्ट करके, इस सेट अलार्म को अलार्म ऐप के साथ कनेक्ट करके, अगर नहीं चलेगा तो दोबारा से एडिट करो।
तो यही काम आप आइटरेटिव टेस्टिंग के अंदर हर एक मॉड्यूल के साथ करोगे और आपस में हर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके करोगे। दिस इज व्हेन इट कम्स टू योर आइटरेटिव टेस्टिंग। लेकिन सिमिलरली अगर मैं आपके पास होल सोल टेस्टिंग की बात करूं, तो जब आपका प्रोडक्ट फाइनल रेडी हो जाता है, दैट मीन्स कि अब अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम की एक साथ बात करता हूं, तो जब मैं इस पूरे की टेस्टिंग यहाँ पे करूंगा, तो वो आपकी फाइनल टेस्टिंग होती है, जिसमें वो मजीद डिफरेंट टेस्ट से गुजरता है कि ये प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। आप बताओ, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। The second thing that can be asked into your exam is that what is a computer system? Computer system आपके पास क्या है? तो for your 7.2, which is computer system, you can definitely write here that a computer system is a combination of software and hardware. It's a combination of software and hardware software, hardware, data, communication, and people. That means that, for example, if I'm just wondering that what is that one thing that makes up a computer system? So first of all, you're going to have your software that can be of Windows or can be any software, और उसके बाद हार्डवेयर होना चाहिए। हार्डवेयर के अंदर आपका रैम रोम कीबोर्ड वगैरह आ जाता है। फिर आपका जो भी डाटा है, और जिस तरह से आप कंप्यूटर्स में आपस में इंटरेक्ट करते हो एक दूसरे से, तो कंप्यूटर सिस्टम बेटा आपके पास काफ़ी ज़्यादा लार्जर भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर भी हो सकते हैं। दिस इज योर कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, 7.2.1 में आपके पास मेंशन है दैट द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स सब सिस्टम। इसमें बताया हुआ है कि अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को देखो कि वो किस तरह से चलता है, तो इट इज डेफिनेटली ब्रोकन डाउन इनटू सम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। मतलब एक स्ट्रक्चर डायग्राम आपके पास बनेगा, फिर आप उसको फ्लो चार्ट में सूडो कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है टॉप डाउन डिजाइन की। एक टॉप डाउन डिजाइन आपके पास वो होता है जो आपके पास टॉप टिल बॉटम आपके पास इफेक्टिवली रन होता है। इसकी मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ regarding top down design example chart so that it's clear to you. Like for example, this approach, like basically a sort of a structure chart. So that this is another name for that, a structure chart, a top down design program. और top down design means कि आपकी जो अप्रोच है वो यहाँ पे लिस्टेड है। पेपर के अंदर बेटा एक और क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज दैट हाउ कैन यू डिकम्पोज अ प्रॉब्लम। दैट इज योर 7.2.2। 7.2.2 आपके पास है कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर डिकम्पोज करना है। पहली बात तो है कि डिकम्पोजिंग का मतलब ये है कि एनी प्रॉब्लम दैट यूजेस अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर इट्स सॉल्यूशन नीड्स टू बी डिकम्पोज इनटू इट्स पार्ट। किसी भी प्रॉब्लम को जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज करती है, उसको सॉल्व करने के लिए तो हमें कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और कंप्यूटर सिस्टम अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो हमेशा उस सॉफ्टवेयर के अंदर चार चीजें लाजमी होंगी, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट पे आप सबसे पहले अपने पास ये देखोगे
कि आपके पास इनपुट क्या हो रहा है। सेकंड पे आप अपने पास देखोगे आपके पास प्रोसेस क्या हो रहा है। थर्ड पे आप अपने पास देखोगे कि आपके पास आउटपुट क्या हो रहा है। और फोर्थ पे आप अपने पास देखोगे कि आपके पास स्टोरेज कौन सा अवेलेबल है। ये आपके पास चार स्टेजेस है व्हेन यू आर रिक्वेस्टेड टू डिकम्पोज अ प्रॉब्लम। इनपुट के अंदर ये आएगा कि दैट डाटा दैट इज यूज बाय द सिस्टम, जब वो टास्क चल रहा है कौन सा सिस्टम आप अपने सॉफ्टवेयर में एंटर कर रहे हो। प्रोसेस के अंदर ये आता है कि कौन से टास्क आपके पास परफॉर्म हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि प्रोसेस के अंदर आएगा आपके पास tasks that are performed। अगर मैं इनपुट की बात करता हूँ तो इनपुट के अंदर द डाटा दैट इज यूज बाय द सिस्टम, डाटा दैट इज यूज बाय द सिस्टम। और आउटपुट के अंदर आएगा कि आपकी कौन सी वैल्यू जनरेट हो रही हैं, इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग डिस्प्लेड और प्रिंटेड उस प्रोसेस के थ्रू। और स्टोरेज में आपके पास आएगा कि आप अपने सॉफ्टवेयर का स्टोरेज कौन सा यूज कर रहे हो। डाटा बीइंग स्टोर्ड, फॉर एग्जांपल किस स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। ये आप जब देखते हो जब आप किसी भी प्रॉब्लम को डीकम्पोज कर रहे होते हो। तो इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन 7.2.2 में। सर ये समझ नहीं आया। ये समझ में नहीं आया।